हाय फोक्स, ये वीडियो के अंदर हम जो है एक और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब इसके पहले हम जो है ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पे कवर अप कर चुके। 40-45 मिनट्स के आसपास का वो वीडियो है, आई थिंक 30 मिनट्स के आसपास भी होगा। तो उसमें हमने जो है टोटल 6 ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के अंदर जो कंपनीज काम करती है उनके बारे में डिस्कशन किया। ये 6 की 6 कंपनी जो भी हमने उस वीडियो के अंदर डिस्कस की वो जो है सारी ईपीसी सेगमेंट के अंदर आती है। और उसी तरीके से अगर हम ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड को देखें तो ये भी जो कंपनी है ये भी पूरी ईपीसी सेगमेंट के अंदर ही जो है काम करती है। बट अगर आप मार्केट कैप वाइज देखोगे तो ट्रांस रेल जो है वो बाकी कंपनी से थोड़ी बड़े साइड पे आती है एज अ कंपनी। और फिर उसके बाद अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो वैल्यूएशन वाइज ट्रांस रेल जो है वो डिसेंट लेवल पे वैल्यूड है, मतलब 36 के आसपास का पीई है। और जहां आप बाकी कंपनीज देखोगे, स्किपर देखो या फिर आप विवियाना देखो, विवियाना का पीई जो है कुछ 60-70 के आसपास ट्रेड कर रहा है और स्किपर भी कुछ 57 के आसपास पीई के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है, 58 के आसपास। तो उन हिसाब से अगर आप ट्रांसरेल को देखोगे तो कंपैरेटिवली थोड़ी अंडर वैल्यूड ये कंपनी जो है वो लगती है। हालांकि जब से कंपनी लिस्ट हुई है, कंपनी जो है 550 के प्राइस पे लिस्ट हो चुकी थी और वहाँ से कंपनी जो है ऑलरेडी 654 के प्राइस पे जो है वो पहुँच चुकी है। मार्केट जो है ऑलरेडी इस कंपनी को अच्छा खासा री रेटिंग दे चुका है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ट्रांस रेल जो है इंटरेस्टिंग कंपनी है। इनकी कंपनी के अंदर अगर आप टॉप लाइन ग्रोथ देखोगे तो टॉप लाइन ग्रोथ भी जो है हमें इस कंपनी के अंदर अच्छी खासी देखने मिल रही है। पिछले साल 2024 में हमें जो है 30% का टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिला था। और अगर हम प्रॉफिट का ग्रोथ देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ जो है ओवर 95% चले गया था। इसका मतलब ये है कि यार इस कंपनी को जो है अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो हमें देखने मिल रहा है इस कंपनी के अंदर। फिर इसके बाद बात करें तो पहले इस कंपनी के जो प्रमोटर थे उनकी होल्डिंग इस कंपनी के अंदर पहले कुछ 85% के आसपास थी और आईपीओ के बाद वो होल्डिंग जो है कुछ 75% के आसपास हो गई है, 70 या 75% के आसपास। और फिर उसके बाद बात करें तो इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज़, अगर आप ट्रांसलेट के मैक्सिमम रेवेन्यूज़ देखोगे तो एक्सपोर्ट सेगमेंट से आते हैं 59% के आसपास। और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से इनके जो है मैक्सिमम रेवेन्यूज़ आते हैं एज यू कंपेयर इट विद इनके नॉर्मल वाले कॉन्ट्रैक्ट्स। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से कुछ 83% के आसपास रेवेन्यूज़ आते हैं और बचे हुए जो 17% के आसपास है वो आपके नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो नॉन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वहाँ से रेवेन्यूज़ आते हैं। बट इनके जो है अगर आप देखोगे तो 59% जो है वो एक्सपोर्ट से आ रहा है और बचा हुआ जो है वो 41% के आसपास जो है वो हमारे डोमेस्टिक ऑर्डर है। और ऑर्डर बुक भी उसी तरीके से कंस्टिट्यूटेड है। इनकी ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी, एकदम हैवी ऑर्डर बुक है, कुछ 1 बिलियन रुपीज़ के आसपास जो है इनकी ऑर्डर बुक पड़ी हुई है इनके पास। और उसके अंदर भी अगर आप देखोगे ना, चीज़ क्या है पता है क्या, कि इनकी ऑर्डर बुक भी जो है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब क्यों बड़ी इंटरेस्टिंग है इनकी ऑर्डर बुक? आई थिंक 100 बिलियन रुपीज़ के आसपास है, 101 बिलियन रुपीज़ के आसपास जो है इनकी ऑर्डर बुक है। और इनकी ऑर्डर बुक में मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो है इनके एक्सपोर्ट्स वाले कॉन्ट्रैक्ट्स। और अगर आप ट्रांसरेल के केस में देखोगे तो ट्रांसरेल के जिस तरीके से अगर आप स्किपर देखो, विवियाना देखो, तो इनके मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू आते हैं। लेकिन ट्रांसरेल लाइटिंग के केस में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपोर्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है, जिसकी वजह से ट्रांसरेल के मार्जिन अगर आप देखोगे तो स्किपर से अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा बेटर है। और इसके साथ साथ ट्रांसरेल के जो मार्जिन है वो भी इम्प्रूव होते हुए देखने मिले हमें। पिछले साल 12% के आसपास थे, इस साल मार्जिन जो है वो 14% के आसपास जा चुके। तो मार्जिन के अंदर भी जो है हमें इम्प्रूवमेंट देखने मिला। इसके साथ साथ कंपनी का जो आरओई है अगर आप देखोगे तो वो भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो उसके अंदर भी जो है वो हमें इम्प्रूवमेंट देखने मिला। बाकी अगर हम ट्रांसरेल की बात करें तो ट्रांसरेल जो है एक ईपीसी सेगमेंट के अंदर ये जो कंपनी है ये आती है। अब ईपीसी सेगमेंट मतलब क्या? अब ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और आपका कंस्ट्रक्शन होता है। इंजीनियरिंग के अंदर ये लोग पहले क्या करते हैं, प्लान्स वगैरह बनाते हैं कि किस तरीके से ना हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन टावर्स है, लाइटनिंग टावर्स है या फिर आपके ट्रांसमिशन टावर्स है, इसके साथ साथ ये लोग जो है वो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर भी काम करते हैं, पोल्स एंड लाइट्स के इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर भी काम करते हैं। और ये लोग जो है अगर आप देखोगे तो दूसरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स वगैरह भी करते हैं। तो ईपीसी प्रोजेक्ट्स के अंदर पहले ये लोग इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग में डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से पोल का डिज़ाइन होगा, किस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन्स जाएगी, कहाँ से क्या होगा। और फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, मटेरियल जो है वो प्रोक्योर करके लाते हैं मटेरियल्स इधर उधर से, ताकि ये उस मटेरियल से जो है वो कंस्ट्रक्शन कर सके। और जो भी इनका क्लाइंट जो है इन्हें ऑर्डर देता है उस हिसाब से ये उन्हें कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करके देते हैं। अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे तो इंडिया के अंदर पर कैपिटा इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन है वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है। FY23 में अगर आप देखोगे तो वो 1300 के आसपास है, और FY29 तक एक्सपेक्टेशंस ये है कि वो ग्रो होकर सीधा 1600 के आसपास चल जाएगा, जो कि बहुत बड़ा इंक्रीज़ है। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो पोस्ट पेंडेमिक के बाद गवर्नमेंट जो है बहुत सारी पॉलिसीज़ वगैरह भी प्रोवाइड कर रही है, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग भी ज़्यादा हो रहा है, और इसके साथ साथ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। इसलिए अगर आप बाकी ट्रांसमिशन कंपनीज देखोगे, जैसे कि स्किपर देखो या विवियाना देखो या फिर बजेल प्रोजेक्ट्स को भी देख लो, तो सारी ट्रांसमिशन कंपनीज जो है उनके टॉप लाइन के अंदर जो है हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है। इसके साथ साथ अब हालांकि ऑपरेटिंग लेवरेज, बॉटम लाइन वगैरह तो वो बात की बात है, लेकिन ओवरऑल मैक्रो लेवल से देखें तो सारी कंपनीज के अंदर जो है हमें अच्छी खासी ग्रोथ जो है वो देखने मिल रही है। और सारी कंपनीज अपने रेवेन्यू ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, अच्छा खासा गाइडेंस दे रहा है। इनफैक्ट स्किपर ने जो है 20-25% के आसपास का गाइडेंस देकर रखा है, और आपका जो विवियाना है उन्होंने तो ओवर 100% का गाइडेंस देकर रखा है। हालांकि विवियाना का जो बेस है वो थोड़ा छोटा है एज यू कंपेयर इट विद ट्रांसरेल और स्किपर, और दूसरा आपका बजेल प्रोजेक्ट्स है वो भी बड़े फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है, आई थिंक 75-80% के आसपास ग्रो कर रहे हैं। और बट चीज़ ये है कि बजेल प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो पीई बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड लगा मुझे। अगर आप बजेल प्रोजेक्ट्स की वैल्यूएशन देखोगे तो पीई जो है वो 124 के आसपास जा चुका है। तो ऑलरेडी स्टॉक का जो प्राइस है वो सारी जो अर्निंग्स वगैरह है वो ऑलरेडी कंसिडर इन कर चुका है। री रेटिंग की इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है मुझे बजेल प्रोजेक्ट्स के अंदर। फिर उसके बाद बात करते हैं तो अब एक्सपोर्ट्स का क्या सीन है, कि एक्सपोर्ट जो है इनके सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और एक्सपोर्ट अगर आप ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की इंडस्ट्री ट्रैक करते हो तो चीज़ ये है कि आपका नॉर्दर्न अमेरिका से और यूरोप से जो है अच्छी खासी डिमांड देखने मिली है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, क्योंकि इनकी अगर आप ट्रांसमिशन लाइन्स देखोगे तो धीरे धीरे जो है वो ओल्ड होनी स्टार्ट हो गई है। और एक बार ट्रांसमिशन लाइन्स जो है वो ओल्ड होने लगती है तो ऑब्वियसली आपको जो है उन्हें रिप्लेस करना पड़ता है, उन्हें जो है वो रिनोवेट करना पड़ता है, इसलिए एक्सपोर्ट से जो है इतनी अच्छी खासी डिमांड देखने मिल रही है। बट सबसे ज़्यादा करंट स्टेज पे जो डिमांड है वो इंडिया से देखने मिल रही है, क्योंकि अगर आप इंडिया के केस में देखोगे तो बहुत सारी जगह है जहाँ ट्रांसमिशन टावर्स भी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो नहीं रहा है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और इंडिया से ग्रोथ भी जो है वो ज़्यादा देखने मिल रही है। फिर इसके बाद इंडस्ट्री की बात करें तो यार इंडस्ट्री में ग्रोथ है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, सपोर्टेबल पॉलिसीज़ है, पॉलिसीज़ की वजह से सारी कंपनीज जो है, कोई सबके जो प्रॉस्पेक्ट्स है वो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत हमें जो है अभी तक जो है वो देखने नहीं मिल रहा है। और अगर हम बात करें तो इंडिया के केस में अगर हम देखें तो अभी धीरे धीरे रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है वो चीज़ें शिफ्ट होनी स्टार्ट हो गई है। अब जैसे ही रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ आप शिफ्ट होते हो तो ऐसा नहीं है कि यार आप ऑलरेडी जो ट्रेडिशनल पावर जनरेट कर रहे थे और अभी रीन्यूएबल पावर जनरेट कर रहे थे तो रीन्यूएबल एनर्जी जो है आप आराम से हवा से ट्रांसफ़र कर सकते हो, आपको ट्रांसमिशन लाइन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा तो होता नहीं है, ऑब्वियसली आपको उनके लिए भी जो है वो ट्रांसमिशन लाइन्स की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए भले ही आपका एनर्जी जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी से ट्रांसफ़र हो या नॉर्मल वे में ट्रांसफ़र हो, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है नेसेसरी है। तो ये इंडस्ट्री जो है ख़त्म तो नहीं होगी। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अगर हम इस इंडस्ट्री के देखें तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। फिर उसके बाद बात करें तो अगर हम देखेंगे तो इंडिया के केस में अभी क्या हो रहा है, FY19 की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो कोल से जनरेट हो रही थी। बट 2024 में चीज़ क्या हो गई है कि कोल से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी उसके अंदर थोड़ा रिडक्शन देखने मिला है, और आपके जो बाकी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है या फिर आपका सोलर हो गया, हाइड्रो हो गया, तो उसके अंदर से जो एनर्जी जनरेट हो रही थी उसके वजह से उसके अंदर जो है हमें बेसिकली इंक्रीज देखने मिला है। और 2029 तक तो थर्मल सिर्फ 34% के आसपास रहेगा, और आपका सोलार जो है वो 32% के आसपास जो है वो एनर्जी को कंट्रीब्यूट करेगा। करंटली अगर आप सोलार को देखोगे तो वो 18% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहा है, और आगे जाकर जो है इसका सोलार का जो कंट्रीब्यूशन है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। और फिर सोलार के बाद होगा हाइड्रो, और फिर हाइड्रो के बाद आपका जो अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है वो सब आएंगे। हाँ, फिर उसके बाद बात करें तो कंपनी के मार्जिन्स के अंदर इंप्रूवमेंट देखने मिला है, जिसके वजह से हमें जो है कंपनी के अंदर अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। अगर आप इसका ईपीएस देखोगे तो बॉस मैं सजेस्ट करूंगा आप इस कंपनी का ईपीएस मत देखो, क्योंकि हमें इस कंपनी के ईपीएस के अंदर जो है वो रिडक्शन देखने मिला है। ईपीएस के अंदर रिडक्शन देखने मिला है और प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। अब आप सिर पकड़े रहोगे कि ये क्या हो रहा है, तो बॉस चीज़ ये है कि नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं, क्योंकि कंपनी अभी अभी आईपीओ लेके आई है तो इसके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो चुके हैं, जिसके वजह से हमें जो है वो ईपीएस के अंदर जो होता है वो कंपैरेटिवली जो फॉल होता है वो हमें देखने मिला है।
बाकी ऐसे तो अगर आप इस कंपनी के टॉप 10 कस्टमर्स का देखोगे तो टॉप 10 कस्टमर्स जो है कंपनी के कुछ 63.9% ऑफ रेवेन्यू को जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। और मैक्सिमम अगर आप ऑर्डर बुक के अंदर देखोगे तो मैक्सिमम ऑर्डर्स जो है इन्हें टॉप 10 कस्टमर्स से ही आ रहे हैं, और जो इनके टॉप 5 प्रोजेक्ट्स है वही जो है इनके मैक्सिमम ऑर्डर बुक को जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क जो है हमें इस कंपनी के साथ देखने मिलता है। गाइडेंस की बात करें तो कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस देकर रखा है कि ये लोग FY25 और FY26 के अंदर इनकी जो टॉप लाइन है वो 25% के आसपास ग्रो करेंगे। इनकी गाइडेंस अगर आप देखोगे तो स्किपर से जो है वो इन लाइन है, क्योंकि स्किपर ने भी जो है वो यही गाइडेंस देकर रखा है और ये लोग भी जो है सेम लेवल का गाइडेंस दे रहे हैं। अगर आप ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज को ट्रैक करते हो तो आपका जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके पास कितनी भी बड़ी ऑर्डर बुक रहे तो जैसे कि आज के डेट पे हम ट्रांसरेल की बात करें तो ट्रांसरेल के पास ओवर 100 बिलियन रुपीज़ की ऑर्डर बुक अवेलेबल है। लेकिन क्या फ़ायदा है ये ऑर्डर बुक का जब ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे। तो अगर कंपनी के एग्जीक्यूशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है या फिर कंपनी के अंदर इंटरनल कोई इशू हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो ये ऑर्डर बुक के अंदर जो ऑर्डर्स वगैरह होते हैं वो ऑटोमेटिकली कैंसिल होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी ऑर्डर बुक को जो है वो प्रॉब्लम देखने मिलता है। या फिर अगर आप बहुत डीले दिखा रहे हो ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में, बहुत टाइम लगा रहे हो, अगर आप अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो भी आपके ऑर्डर बुक के ऑर्डर जो है वो कैंसिल होने लगते हैं। बट अभी मुझे नहीं लगता ट्रांसरेल के केस में ऐसा पॉसिबल होगा, क्योंकि ट्रांसरेल का प्रमोटर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी बहुत अच्छा है, डिसेंट है। और इसके साथ साथ ट्रांसरेल जो है प्रॉपरली अपने ऑर्डर्स वगैरह एग्जीक्यूट कर रहा है। बट मैंने आपको एक रिस्क हाईलाइट कर दिया कि यार अगर आप ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के अंदर हो तो आपकी ऑर्डर बुक के अंदर जो आपका एग्जीक्यूशन होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ आपके पावर सेगमेंट के अंदर ही नहीं, इनफैक्ट अगर आप डिफेंस के अंदर देखोगे या फिर बाकी जो भी ऑर्डर बुक वाली कंपनीज होती है उनके अंदर देखोगे तो एग्जीक्यूशन जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर इसके बाद अगर हम वर्किंग कैपिटल साइकिल की बात करें इस कंपनी की, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो उसके अंदर जो है वो हमें इंक्रीज देखने मिल रहा है। और अगर आप कैश कन्वर्जन साइकिल देखोगे इस कंपनी की तो वो जो है वो नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी जो है अपने क्रेडिटर्स को जो है वो थोड़ा लेट पेमेंट कर रही है या फिर वो फ़ायदा उठा रही है। क्योंकि ओवरऑल अगर मैं पूरा ही देखूँ तो कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो कम्प्लीटली नेगेटिव है। ऐसा कैश कन्वर्जन साइकिल जो है हमें मैक्स हेल्थ केयर के अंदर देखने मिला था, क्योंकि मैक्स हेल्थ केयर भी अपने क्रेडिटर्स की जो फैसिलिटी है उसका फ़ायदा उठा रहा था, क्रेडिट फाइनेंसिंग ले रहा था, जिसकी वजह से वो अपने क्रेडिटर्स को कंपैरेटिवली थोड़ा लेट पेमेंट कर रहा था। फिर उसके बाद बात करें तो अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। और इसके साथ साथ अब इस कंपनी ने जो है अच्छी खासी फ्यूचर स्ट्रैटेजी जो है वो प्लान कर कर रखी है। अगर हम बात करें तो इन्हें जो है ये अभी करंटली पावर और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के अंदर EPC सेगमेंट के अंदर जो है वो काम करते हैं। अब यहाँ से ये EPC सेगमेंट से जो इंफ्रा के अंदर जो EPC सेगमेंट्स होते हैं उसके अंदर भी ये लोग काम करेंगे। और इसके साथ साथ ये कंपनी का मैनेजमेंट ने अपने DRHP के अंदर बताया कि ये लोग जो है वो आपका सोलर EPC सेगमेंट है उसके अंदर भी एक्सपांड करने के लिए सोच रहे। फिर इसके साथ साथ कंपनी के मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है कि इन्हें जो है अपना थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंस है वो थोड़ा रिड्यूस करना है और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो है कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। बाकी ये कंपनी जो है केपेक्स भी कर रही है। अगर आप देखोगे तो इनके अभी तक के टोटल 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, और चारों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अगर आप देखोगे तो एक वडोदरा में है, एक आपका सिलवासा में है। सिलवासा में ये लोग कुछ 38% ऑफ कैपेसिटी जो है इनकी इंक्रीज़ कर रहे हैं। वडोदरा में ये लोग 40% के आसपास कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। बाकी एक और प्लांट है वहाँ पे भी ये लोग 40% के आसपास कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। और फिर इनका जो चौथा प्लांट है वहाँ पे जो है ये लोग नई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लेकर आ रहे हैं। टोटल इनका केपेक्स जो प्लान है वो कुछ 36 करोड़ के आसपास का जो है इन्होंने केपेक्स प्लान कर कर रखा है। बाकी फिर उसके बाद अगर हम ट्रांसरेल की और बात करें तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ अगर हम देखें तो थोड़ा रिस्क इस कंपनी के साथ हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क वाले जो रिस्क होते हैं वो थोड़ा बहुत रिस्क हो जाता है। बाकी इसके मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यूज जो है वो EPC से ही आ रहे हैं। हमारे जो बाकी जो सर्विसेज वगैरह होती है उससे कंपैरेटिवली जो रेवेन्यूज होते हैं वो कम आ रहा है। आई थिंक सर्विसेज कंट्रीब्यूट अबाउट 0.5% ऑफ द रेवेन्यूज़। और फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये कंपनीज के 3 मेन बिजनेस वर्टिकल्स है, वो है सिविल कंस्ट्रक्शन, पोल्स एंड लाइटिंग और उसके बाद है रेलवेज। अगर आप सिविल कंस्ट्रक्शन के अंदर देखोगे तो टनल्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, तो ये सारी चीज़ों के टाइम पे जो इलेक्ट्रिफिकेशन वाली चीज़ें होती है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है इन्वॉल्व होता है, वो सारी चीज़ें जो है वो हमारी ट्रांसरेल लाइटिंग जो है वो हैंडल करती है। पोल्स और लाइटिंग का तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि ये लोग मोनोपोल्स वगैरह भी बनाते हैं, जिसके वजह से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉसिबल होता है। और फिर उसके बाद रेलवे के अंदर भी ये लोग जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह कर रहे हैं। तो ट्रांसरेल लाइटिंग को अगर आप देखोगे तो इंटरेस्टिंग कंपनी है, इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हो जाती है। PE जो है वो 36 के आसपास का है, तो वो इस कंपनी को जो है और इंटरेस्टिंग बना देता है। और PE री रेटिंग की
पॉसिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप इनका इंडस्ट्री पी देखोगे, ओवरऑल जो बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज़ है जो कि अच्छा खासा ग्रोथ लेकर आ रही है, जैसे कि स्किपर देखो, विवियाना देखो, बजेल देखो, तो इन सब कंपनीज़ को अगर आप कंपेयर करोगे तो उस हिसाब से पी जो है थोड़ा कंपैरेटिवली लो है इसका। और फॉरवर्ड पी जो है अगर आप देखोगे तो फॉरवर्ड पी जो है और जाके थोड़ा रिड्यूस हो जाता है अगर आप फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करते हो। तो ट्रांसलेट लाइटिंग जो है इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, ट्रैक कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि ये कंपनी जो है किस तरीके से टॉप लाइन ग्रोथ दिखा रही है अपने Q3 के अंदर, Q4 के अंदर, और किस तरीके का हमें जो है बॉटम लाइन ग्रोथ देखने मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर कितना ग्रोथ देखने मिल रहा है, क्या हमें ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मार्जिन के लिए तो कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि यही अभी करंटली जो इनके मार्जिन चल रहे 13-14% के आसपास के, तो वही जो है वो मेंटेन रहेंगे 13 to 14% के बीच में मार्जिन। तो मार्जिन के अंदर हमें इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमें जो है वो बॉटम लाइन ट्रैक करनी पड़ेगी और टॉप लाइन ट्रैक करनी पड़ेगी, और देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये लोग जो है अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बाकी ट्रांसलेट लाइटिंग के बारे में जो वीडियो है हम इसे इतना ही रखेंगे डिस्कशन को, और अगले कुछ क्वार्टर में जैसे इसका कॉन कॉल होगा या रिजल्ट्स वगैरह आएंगे तब हम इस कंपनी के बारे में और हमारा जो डिस्कशन है वो कंटिन्यू रखेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।